तो कभी ऐसा हो कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना करूं तो प्लीज आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करिए। कई बार ऐसा हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए कि नहीं करिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था डेटा। डेटा में हमने सारी चीजें सेग्रीगेट करके देखी कि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। दिस इज द डेटा जिस पे हम पूरा काम करने वाले हैं, मतलब जो एग्रीगेट फंक्शन हम चलाएंगे वो इसको देख के समझेंगे। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑपरेटर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एग्रीगेट फंक्शन को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअली है क्या। जब आप सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम इस टाइप के डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो या इस टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उन सारे इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने पास रखना है। ओके, कौन से, जिसमें आप सम कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, यानी कि जिससे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, these type of calculated function are called aggregate function. ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए या फिर आप पूरे एक्सेल में कोई भी फंक्शन आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो दिस इज द बैकबोन ऑफ दीज फंक्शन, विच वन, ऑपरेटर्स। बिना ऑपरेटर्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, that one is what, arithmetic operator. So first of all I'm going to discuss what arithmetic operator। ये आपको ऑलरेडी पता होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एंड दिस वन इज व्हाट, मॉडुलस। एनीवन नोज अबाउट व्हाट इज मॉडुलस, क्या होता है मैथमेटिक्स में? आई नो ये सब आपको पता होंगे। मॉडुलस पता है, मॉडुलस क्या देता है? सर साइन हमेशा पॉजिटिव देता है। ओके, और रिमाइंडर। आप लोगों में से किसी ने ना म्यूट नहीं करा है कहीं से वॉइस इको हो रही है किसी का, स्पीकर ऑन है। ठीक है, रिमाइंडर देता है ये आपको। सो सपोज आपने लिखा मॉड ऑफ नंबर 9 डिवाइडेड बाय 4, तो बेसिकली मैंने वहां पर, आप देखोगे मैंने दो साइन दे रखे हैं, एक एमओडी मॉड फंक्शन लिख रखा है और दूसरा मैंने परसेंटेज लिख रखा है। ठीक है, क्या लिख रखा है, एमओडी मॉड फंक्शन लिख रखा है और दूसरा परसेंटेज लिख रखा है। तो मॉड इज व्हाट, मॉड आपका रिमाइंडर देता है, तो इसके अंदर परसेंटेज वाला साइन एक बार हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू करके हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं और 4 देते हैं, देखो एरर दे रहा है। तो इसमें ना परसेंटेज का साइन यूज नहीं होता, आप अदर चीजों में जाओगे तो वहां पर परसेंटेज का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, मॉड फंक्शन यूज करते हैं रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो आ गया 1, 4, 9 को 4 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेटेड मॉडल कि किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं, मॉड्यूलस को। इज दिस क्लियर यहाँ तक? अभी वो मत सोचना इक्वल टू लगा के क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे फंक्शन लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, वो सब चीजें उस पर ध्यान मत देना, बस सिर्फ ऑपरेटर्स पे ध्यान दो और किसी चीज पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। धीरे धीरे सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हियर, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर और था आपके पास, क्या, रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो बेसिकली व्हेनेवर यू वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग, जब भी आपको दो डिफरेंट थिंग कंपेयर करनी है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ये मैंने ऑलरेडी क्यों बना रखे हैं, ये सब कैलकुलेटेड है। देखो ये मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आपको एक्सेल का एक बैकग्राउंड और पता चले कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लॉजिकल, तो उसके आउटपुट किस फॉर्म में आते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स फॉर्म में आते हैं। ये बैकिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाओगे, तो आगे जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज पे हम लोग काम करेंगे तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो अगर आपने क्या यूज किया, इक्वल टू यूज किया। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू बोलता है कि दोनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए।
वैसे इसका एक्चुअल फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो इक्वल टू होता है, जो कि हम है ना एक्सेल में यूज नहीं करते हैं। एक्सेल में हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू यूज करते हैं। तो इक्वल टू इज देन कंपैरिजन ऑपरेटर, जो ये कंपेयर कर रहे हैं, 3 जो है वो 3 के बराबर है अगर होगा तो ये क्या देगा हमें, ट्रू आउटपुट देगा। ठीक है, और इसी में मैं आपको चेक कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 4 इक्वल टू 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि 4 3 के बराबर है, बट दिस इज पॉसिबल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। क्लियर। अब वैसे ही हमारे पास दो साइन और है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस देन, यस कौन बताएगा, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो सेकंड वाला ग्रेटर और ऊपर वाला, और थर्ड वाला लेस देन। थर्ड वाला लेस देन। ठीक है, तो गाइस ये आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, ये आपका लेस देन का साइन होता है। बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, आफ्टर एक्सपीरियंस भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि विच वन इज ग्रेटर देन और विच वन इज लेस देन। तो भाई जिस साइड मुंह खुला है, मतलब जिस साइड एंगल ब्रैकेट ओपन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेटर, एंड दिस वन इज व्हाट, लेस देन। ओके, ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि हमने बोला 3 इज ग्रेटर देन 2, इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो अगर 3 2 से बड़ा है तो वो ट्रू ट्रू आउटपुट देगा, एंड फॉल्स किसके कंडीशन में देगा, जो 3 है वो 4 से छोटा है, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम विथ लेस देन, लेस देन में भी आपको दो आउटपुट आएंगे, आप देखोगे मेरे कितने आउटपुट है यहाँ पे, दो आउटपुट है। इस आउटपुट को चेक करेंगे, यस दिस इज एन लेस देन कंडीशन थी, बट 3 बड़ा था इसलिए फॉल्स दिया, और इसके अंदर वही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ये जो वाला, ये दोनों जो साइन है, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो पहले हम ये चीज समझते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। इनके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है ग्रेटर देन, यानी कि वैल्यू या तो बड़ी हो, तो वैल्यू अगर बड़ी है तो ट्रू आएगा। दूसरा, अगर वैल्यू बराबर है, बड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर है, तो भी ये आउटपुट क्या देता है, ट्रू देता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टोटल 3 आउटपुट जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ना ही आपकी वैल्यू बड़ी है, ना ही आपकी वैल्यू जो है वो बराबर है, इसलिए इस तरीके से आउटपुट आपको दे रहा है। इस वाले में हम देखेंगे, इस वाले में भी आपका पोर्शन कुछ इसी तरीके से चलेगा, 3 इज लेस देन 4 एंड दिस वन इज व्हाट, 3 इज लेस देन 2। तो ना बड़ी है ना छोटी है, तो फॉल्स आया, बट बाकी दोनों केसेस में ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाकी सब में आपको दो दो आउटपुट आएंगे, इसमें आपको 3 आउटपुट भी जनरेट हो सकते हैं। यू हैव टू वेरीफाई, जब आप उसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ सकता है कि यस, अगर इसमें आउटपुट मेरे सही आ रहे हैं, तो उसके दो केसेस होते हैं, या तो वो बड़ा होगा या फिर वो बराबर होगा, और इसमें या तो छोटा होगा या फिर वो बराबर होगा। ओके, एंड दिस वन इज व्हाट, नॉट इक्वल टू। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, इसमें एक और साइन हम लोग यूज कर लेते हैं, दिस साइन। ये साइन जो मैंने लगाया है, ये साइन भी हम लोग यूज कर लेते हैं, बट एक्सेल में क्या होता है ना, ये एंगल ब्रैकेट वाला जो साइन है वही यूज किया जाता है, कोई दूसरा साइन आपका यूटिलाइज नहीं किया जाता। आप यहाँ देखोगे यही वाला साइन यूज होता है नॉट इक्वल टू के लिए, 3 नॉट इक्वल टू 4। 3 नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्योंकि 3 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो सही है 3 4 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 3 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैंने आपको ये बोला कि ये वाला साइन भी वर्कआउट करता है, तो गाइज अगर आप ये वाला साइन यूज करते हो, लाइक सपोज मैंने लिखा 3 नॉट इक्वल टू 4, तो मेरा आउटपुट ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या करेगा, जब आप एंटर करोगे ना, तो आपको एक्सेल जो है वो एक पॉपअप जनरेट करके देता है, और ये पॉपअप में वो क्लियर कट आपको लिख के दे रहा है, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इज टू। सो उसने करेक्शन फॉर्मेट आपको दिया कि भाई आप जो लिख रहे हो वो होता तो नॉट इक्वल टू है, बट हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आप चाहते हो हम सही करते हैं। हमने बोला यस आप सही कर दो, तो हमने उसको एंटर कर दिया, यस कर दिया। यस करने के बाद अब यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है वैल्यू, और देखो उसने मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया। ठीक है,
क्लियर हुआ यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? यस, कोई क्वेरी है? बेसिकली नो हिमांशु, सर, अरमान, नो सर, जगप्रीत, नो सर। ओके। सो परी और वैभव, आप दोनों तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इन सब चीजों से, आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा कम क्वेरीज करूंगा इसमें, लेकिन हाँ क्वेश्चंस पे क्वेरीज मैं करूंगा ही करूंगा आपसे, इन लोगों से नहीं करूंगा, बट मैं आपसे करूंगा, ठीक है? तो सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। गाइस ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होते हैं और जो साइंस डिपार्टमेंट से होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होते हैं, क्योंकि हम लोग है ना लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, और लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे 3 स्टैंडर्ड गेट। कौन कौन से? एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। बट यहाँ पे इनका क्या काम है? तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशन यानी कि जैसे कि हमने बोला 2 इनपुट है हमारे पास P एंड Q, तो P और Q का मतलब क्या हो गया? P अगर हमने लिया, अगर मेरी P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू ट्रू है, तो एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है कि मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगा। अब यहाँ ये तो हो गई मैंने स्टैंडर्ड बात, जो यहाँ लिखा है उसके बेसिस पे समझा दिया। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, उसमें 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और वहां पर दोनों क्वेश्चन के बीच में लगा है एंड। तो इसका मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? यस अरमान, इसका मतलब क्या होगा अगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है? तो आपको क्या करना है इस केस में? सर एक बार क्वेश्चन हाँ, रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, ठीक है? आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों क्वेश्चंस के बीच में एंड लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों करने हैं। दोनों करने हैं। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तभी आपको मार्किंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एंड की कंडीशन गाइज यही बोलती है कि दोनों क्वेश्चंस, यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, और मैंने दूसरा कंडीशन दे दिया A इज ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब क्या हुआ? A B C में कौन बड़ा है? अगर A B से बड़ा है और A C से बड़ा है, ठीक है, तो A B C में से कौन बड़ा है? सर ए बड़ा है। A बड़ा है। अब समझ में आया कि ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई। अब आपने क्या बोला? एंड के बेसिस पे चेक करा कि A का दोनों से बड़ा होना कंपलसरी है, देन योर A इज ग्रेटर, ठीक है? बाकी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, अभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर वाले को एग्जाम्पल को दिमाग में रख के बैठना कि आपके पास 2 क्वेश्चन है Q1 एंड Q2, और आपको एक भी क्वेश्चन, एक Q1 आता है Q2 नहीं आता, तो क्या होगा? मार्किंग नहीं मिलेगी। तो एंड के केस में दोनों कंडीशन वैलिडेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो आपको आउटपुट क्या देगा? फॉल्स देगा। अब दोनों केसेस गलत है तो भाई उसमें तो कोई है ही नहीं ऑप्शन, आपका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस हिमांशु, बात क्लियर है? सर समझा नहीं, दोबारा समझा सकते हो? कौन सा एंड वाला? हाँ सर, एंड वाला। देखो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ए वैल्यू है और एक बी इनपुट लेते हैं, ठीक है गाइस? अब मैंने यहाँ पे दिया 23 और यहाँ पे दिया 56, ठीक है? अब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया सी, ओके, और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 78। अब यहाँ पे हमने एक एंड की कंडीशन लगाई। एंड की कंडीशन क्या लगाई? फंक्शन होता है एंड, ठीक है, हमने एंड लिखा, पहला लॉजिकल टेस्ट दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन, हमने ए के लिए बनाने, ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा लॉजिकल टेस्ट दिया, ए
इज ग्रेटर देन सी। तो अभी आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं हिमांशु कि अगर मैंने क्या लिखा है, ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? सर गलत है, कैसे? क्योंकि सर सी की वैल्यू 78 है ना, हाँ, और बी की वैल्यू 23। करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? सर फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स है ना, हमने बोला ना ए बड़ा हाँ है सर। बी से और ए बड़ा है सी से, तो दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपका आउटपुट क्या जाएगा? फॉल्स जाएगा। ठीक है। और ये क्या कर दिया मैंने? ओ सॉरी, मैंने ना स्टेटमेंट लिख दिया, मुझे क्या देना था? सेल देने थे। एक छोटी सी मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी? मुझे सेल नेम देने थे, मैंने क्या दे दिया? तो सीधा सीधा प्रोग्रामिंग वाले फॉर्मेट जैसा वो दे दिया था मैंने। अरे छूट गया ये तो समस्या। फॉल्स आया, वही केस है। सेल मैंने पास करा है, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। ठीक है। अब मैंने फिर ए की वैल्यू डाली 56, बी की वैल्यू डाली 23, सी की वैल्यू डाली 78। सेम कंडीशन मैंने फिर दी। ठीक है। सेम कंडीशन मैंने क्या दी? फिर से वही दी। तो मेरी ए की जो वैल्यू है वो मैंने बोला बी से बड़ी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इतना सा पार्ट बताओ। सर फर्स्ट वाली तो सही है। फर्स्ट वाली सही है, अब सेकंड वाली क्या है? सर सेकंड वाली फॉल्स हो जाएगी, 78 है ना उसका। हाँ, तो इस वजह से हमारा आउटपुट एंड क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि क्या बोलता है एंड कि भाई आपका कोई भी वैल्यू फॉल्स हुआ सॉरी, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू फॉल्स हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अब मैंने फिर से एक और चीज करी, मैंने इसको दिया 78, इसको दिया 23, इसको दिया 56। ठीक है। अब मैंने फिर से इसको नीचे बनाया। नीचे बनाया, ये मैं आपको बता दूंगा मैं ऐसे क्विकली कैसे बना रहा हूँ इनको, तो यह मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कैसे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो पहला वाला कंडीशन बताओ, पहला लॉजिकल केस सही है? हाँ सर फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है, 78 23 से बड़ा है। और दूसरा वाला केस मैंने अगर आपसे बोला कि क्या दूसरा वाला केस सही है? हाँ सर वो भी सही 78 इज ग्रेटर देन 56। तो मतलब अब हमारा पहला कंडीशन, पहला लॉजिकल टेस्ट सही है और दूसरा लॉजिकल टेस्ट सही है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो मतलब एंड किस केस में सही होता है? जब दोनों चीज, दोनों केस में वो सही हो। ठीक है, दोनों इनपुट सही हो तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो ट्रू आउटपुट नहीं देगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोल है। यस दो। सर यस। हाँ, इतना भी शांत नहीं रहना, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कुछ जो इकट्ठे बैठे ना उनके लिए बोल रहा था मैं कि आप लोगों को इकट्ठा नहीं बोलना है, आप लोग अलग अलग बोलोगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलते रहो। ठीक है, दिस वन, अरे ये एल क्यों आ जाता बार बार? इसको हटाते हैं, इसको लगाते हैं। सो यू कैन सी, देखो आउटपुट क्या आया? फॉल्स आया। इस वाले केस में क्या किया हमने? हिमांशु क्या किया इस वाले केस में? सर इस वाले केस में बी की जो वैल्यू है वो 78 रखी है, तो सर फर्स्ट वाली जो है ना, हाँ, ए ग्रेटर कंडीशन देन बी, तो वो फॉल्स है सर। फॉल्स है और सेकंड वाले बी वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। वो ट्रू है। तो एंड लगा रहे हो तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो फॉल्स जाएगी। हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? जगप्रीत? नो सर। हिमांशु समझ में आया अभी? हाँ सर आगे। आ गया। नाउ अब और का केस समझते हैं। और क्या बोलते हैं? अब देखो, सिंपल सी चीज है और की कहानी। और की कहानी ये बोलती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन है, Q1 एंड Q2,
और दोनों के बीच में और लगाए, उसका मतलब क्या होता है? यस हिमांशु बताओ। सर वॉइस ब्रेक हो गया आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके पास Q1 और Q2 दो क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं, दोनों के बीच में और लगाए, उसका मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक करना है। सर दोनों में से कोई एक करना है। भी एक करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं और के केस में तो भी ट्रू है, अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो अभी आउटपुट क्या होगा? ट्रू ट्रू हो होगा, जाएगा। ठीक है। चाहे वो पहला आउटपुट ट्रू हो चाहे दूसरा आउटपुट ट्रू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक सिंगल आउटपुट आपका ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। और दोनों आउटपुट अगर आपके फॉल्स होंगे तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते फॉल्स वाले केस में, अगर दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं तो वो आउटपुट क्या देगा फाइनली? और फॉल्स देगा। इज दिस क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो लॉजिकल गेट क्लियर हुए सबको? जगप्रीत? हाँ सर। ओके, Yes. ठीक है। तो गाइज ये चीज थी, इसको आप लोग खुद बनाना, ये मैं हटा रहा हूँ इसमें से, आप लोग खुद बना के देखना इसको, ठीक है। एक बार खुद बनाओगे ना तो ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। नॉट ऑपरेटर क्या करते हैं? नॉट में मैंने कोई भी एक इनपुट ले लिया, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ये मेरे इनपुट है। तो नॉट बोलते हैं आप जो भी वैल्यू दोगे वो उसका वाइस वर्सा करेगा। अगर आउटपुट ट्रू है तो वो उसको क्या कर देगा? फॉल्स। अगर उसका आउटपुट फॉल्स है तो उसका आउटपुट क्या कर देगा? इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट क्या कर देगा? ट्रू। ठीक है, इसके केसेस मैं आपको लाइवली दिखा दूंगा जिससे आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। बट जैसे कि हम जितना काम करते हैं उसमें हमारे पास बहुत रेयर केसेस आते हैं नॉट वाले, कि हम नॉट का यूटिलाइज कर रहे हो, कुछ कुछ सिचुएशन पड़ती है। बट इन तीन ऑपरेटर्स का हमारे को सबसे ज्यादा डीलिंग रहता है, इन तीन ऑपरेटर से हमें सबसे ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा और काम करना पड़ता है। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी फंक्शन पार्ट। अब हम फंक्शन पर बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने कुछ चीजें प्रैक्टिस करी थी तो वो चीजें बनी हुई हैं, तो ये शीट बनाने का पर्पस मेरा ये था सबके लिए, ताकि हम प्रॉपरली कोई चीज भूले ना और सारी चीजें हम सिस्टमेटिकली समझते हुए चले जाए। विजिबल है? यस सर। ठीक है, विजिबल है ना? तो यहाँ पे देखो डेटा तो मैंने वही यूज किया जो मैंने शुरू में डेटा आपको दिखाया था। डेटा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि डेटा समझना पड़ेगा तभी फंक्शन समझ में आएंगे, बिना उसके नहीं आएंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, डेटा में कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना। ओके, तो अब काउंट में हम कुछ लिमिटेड फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। काउंट में कौन कौन से फंक्शन? एक देखेंगे हम काउंट, फिर देखेंगे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ, ये फंक्शंस हम लोग देखेंगे। दीज आर द टोटल 5 फंक्शंस। और लॉजिकल ऑपरेटर बताने के पीछे रीजन क्या था कि मेरे को काउंटिफ और काउंटिफ्स आपको बताने थे, क्योंकि ये क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं इसलिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट की। तो काउंट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ एक्सेल की, ताकि आपका कोई भी पोर्शन या कोई भी सेक्शन आपसे गलती ना हो किसी भी सेक्शन में। तो देखो, आपको प्रेस करना है इक्वल टू, तो हम इसी सेल में आउटपुट चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, x इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप इस तरीके से समझ लो, दिस सेल नंबर, जो आप सेल नंबर यूज कर रहे हो, दिस सेल नंबर इज इक्वल टू, जैसे हमारा सेल नंबर कौन सा है? E20 है, E20 इक्वल टू वट एवर योर फंक्शन, जो भी आप फंक्शन अप्लाई करो, ठीक है। तो एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने है या कोई भी पार्ट आपको परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद मैंने काउंट लिखा। देखो कौन सा फंक्शन लिखना है? काउंट। अब आप देखोगे तो मैंने काउंट लिखा, या मैं थोड़ा पार्ट भी लिख रहा हूं तो आपको हेल्प आ रही है, ठीक है, साइड बाय साइड। तो मैंने इधर काउंट लिखा। अब बेसिकली क्या होता है ना कि आप अपने एंड पे इसको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्योंकि फंक्शन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा।
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि मेरे को भी नहीं पता वो फंक्शन, मैं भी ऑनलाइन देखता हूँ, देन उसके बाद में फटाफट लगा लेता हूँ। अब वो ट्रिक क्या होती है कि कैसे हम फटाफट लगा लेते हैं उस चीज को, तो उस चीज को समझेंगे। तो आपने काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद यू कैन सी देयर इज अ पॉपअप। ओ क्या हो गया, एक मिनट गाइस। हाँ जी, विजिबल है ना स्क्रीन, कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो गलती से मेरे से माउस खिसक गया तो सारा सिस्टम मिल गया मेरा। ओके, तो काउंट में हमने क्या करा, काउंट अगर आप देखोगे तो काउंट में हमारे को लिस्ट आ रही है नीचे, इधर से आप फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हो एरो की से, एरो की अप एंड डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम काउंट स्टडी कर रहे थे, अब काउंट के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन एक्चुअली करता क्या है? तो ये देखो, ये पॉपअप आ रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स व्हाट, नंबर्स। मतलब आप सेल को काउंट करो, जो सेल आपकी क्या करती है, नंबर्स कंटेन करती है ओनली। मतलब अगर आपने टेक्स्ट वाला डेटा काउंटेबल करा तो वो उसको काउंट नहीं कर पाएगा। क्लियर? यस, जिन सेल में नंबर्स होंगे उन्हीं सेल को काउंट करेंगी। क्लियर हुआ? अब दूसरा पॉइंट, हमने जैसे ही टैब दबाया, आप टैब दबाओगे तो फंक्शन आपका सिलेक्ट हो जाता है, जैसे ही आपने टैब दबाया तो आपके पास दो पैरामीटर्स आए, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वैल्यू वन, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, वैल्यू टू। ठीक है, वैल्यू वन इज व्हाट और वैल्यू टू, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? यस, जगप्रीत, कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों पैरामीटर के अंदर? ये सब ब्रैकेट लगा हुआ है सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ब्रैकेट लगा है, फर्स्ट वाले में ब्रैकेट नहीं लगा है। तो गाइज मैं उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पैरामीटर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, दो टाइप के पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, एक बिना ब्रैकेट वाला, एक ब्रैकेट वाला। अब पैरामीटर्स में आपकी बात कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब कुछ भी इन द सेंस रिलेटेड टू द फंक्शन पार्ट, लाइक आपका वैल्यू, नंबर्स, रेंज, क्राइटेरिया, रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, रेंज, क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, एरे भी लिखा हो सकता है उसमें। तो पैरामीटर टू पैरामीटर मैं आपको बता दूंगा इनके मतलब क्या होते हैं। बट जैसे अभी हमारे पास सबसे मेजर पॉइंट जो है वो हमारा डिस्कशन का ये है कि इन दोनों पैरामीटर में डिफरेंस क्या है। दो पैरामीटर है, वैल्यू वन एंड वैल्यू टू। वैल्यू वन जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा है, दैट वन इज व्हाट, कंपलसरी पैरामीटर। ठीक है, कंपलसरी मतलब वैल्यू देना कंपलसरी है, अगर आप कुछ पास नहीं करोगे उसके जगह पे तो वो आउटपुट नहीं देगा, एरर दे देगा। ठीक है, सो वैल्यू वन इज व्हाट, कंपलसरी पैरामीटर। और वैल्यू टू, जिन पैरामीटर्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, वैल्यू टू पे ध्यान मत देना, सीधा देखना क्या स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा है तो वो कैसा पैरामीटर है, ऑप्शनल है, आप उसके लिए वैल्यू पास करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे करा काउंट, तो मैंने काउंट दिया। मैंने पहले टेस्ट किया कि एग्जैक्टली अगर हमने बोला कि वैल्यू वन इज अ कंपलसरी पैरामीटर तो हम उसको ब्रैकेट क्लोज करके टैप करके एंटर करके देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। देखो क्या दे रहा है, वर्किंग नहीं है ना, एरर दे रहा है ना मेरे को। सो दिस इज अ पॉइंट कि ये उसमें क्या करता है, ये आपको एरर जनरेट करके देता है। ओके, हटाते हैं हम इसको। अब उसने बोला कि आप कोई भी वैल्यू पास कर दो, तो भाई हम क्या पास कर सकते हैं, एज पर द दिस फंक्शन डेफिनेशन वी आर पासिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। पहली वैल्यू दे दी, कॉमा करोगे तो और वैल्यूज आप दे सकते हो। अब देखो मैंने एक वैल्यू दी तो आउटपुट कितना आएगा, काउंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 इस तरीके से काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 1, क्योंकि एक सिंगल काउंट, एक सिंगल वैल्यू दी थी। अगर आपने बोला कि मेरे को अलग अलग वैल्यूज देनी है तो आप अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो, आप कॉमा करते जाओ। देखो, वैल्यू वन, वैल्यू टू, ऑटोमेटिकली वैल्यू थ्री भी आ गया यहाँ पर। आप इस पर क्लिक करो, फिर कॉमा करो, फिर क्लिक करो, देखो आता जा रहा है ऑटोमेटिकली, आगे 3 डॉट्स लगा हुआ है। अब इतने पे एंटर कर दो, मैंने 4 वैल्यूज लिए तो आउटपुट क्या दे दिया, 4। अब क्या होता है कि डेटा इतना सा नहीं होता, ये तो लिमिटेड डेटा मैंने आपको दिखाया है ताकि मैं आपको फंक्शन के रिजल्ट बता सकूं कि फंक्शन के रिजल्ट कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो विल लुक इनटू दिस कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा होता
तब मैं कैसे काम करता, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा होगा तो मैं कैसे काम करूंगा। तो मैंने काउंट लिया, काउंट लेने के बाद मैं ऊपर गया, हम बोलते हैं इसको रेंज। तो जैसे मैंने इस पे लेके आया और मैंने शिफ्ट दबाया अपने लैपटॉप में, क्या दबा रखा है, शिफ्ट, और मैं डाउन एरो की दबाता हुआ चल रहा हूँ, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या गया, E3:E16। सो गाइज एक और चीज आप मेरे सिस्टम में देख रहे होगे, कई बार एक्सेल जो है ना कुछ ग्लिचेस करता है, सॉफ्टवेयर है ऐसे ग्लिचेस होते हैं। तो अभी मेरे को है ना काउंट फंक्शन नहीं दिख रहा था अपने उसमें, पर ऊपर जो फंक्शन लगा हुआ है उसमें दिख रहा था, और मेरी रेंज भी सिलेक्ट हो रखी थी, बट मुझे यहाँ पे सेल पे डेटा नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा सा वेट करना, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ से लिया है, E3 से E16 तक डेटा लिया, मतलब पूरा रेंज लिया। तो हमारा एक कैलकुलेशन ये बन गया, टोटल डेटा कितना है आपके पास, 14 है। अब मैंने फिर से काउंट लिया, अब मैं आपको सिलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका आपने देख लिया शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे माउस से पकड़ के ऐसे ले आओ, दिस इज एन अनदर वे, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। देखो ये आ रहा है E3 से E16, रिजल्ट सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा पोर्शन क्या होता है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, अब क्या होता है, शिफ्ट से सिलेक्ट करना और है ना इसमें सिलेक्ट करना, ठीक है। बता देना अगर ज्यादा छोटा हो जाए तो मेरे को बता देना, मेरे को डेटा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा था इसलिए मैंने स्मॉल किया था उसको। ओके, तो मैंने यहाँ पे काउंट लिया, काउंट करने के बाद मैंने क्या करा, मैं ऊपर गया, ठीक है। नाउ अब मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो हमने शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा था, एक एक करके सिलेक्ट कर लो। पर ये 10,000 20,000 50,000 होते तो ऐसे सिलेक्ट करते तो कम से कम 5-6 मिनट तो लग जाते डाउन तक आने में। तो हम एक सिस्टम अपनाते हैं, हम दबाते हैं एक साथ पूरा रो, पूरे कॉलम जो है, सारी रो जो है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, तो जहां तक डेटा होगा वहां तक वो आपको कलेक्ट करके दे देगा। तो देखो ये रिजल्ट दे दिया 14, क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी को, नो यस, सर। क्लियर है, ओके। जगप्रीत, जी सर, क्लियर है। ओके। अब ये काउंट समझ में आ गया, काउंट क्या करता है, कौन बताएगा, हिमांशु बताओ, काउंट क्या करता है। हाँ जी, हिमांशु, हरमान, क्या करता है काउंट, चेक कर रहे हो एक्सेल में है, जल्दी बताओ। हेलो सर, ये किसी भी रेंज में न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है। न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करेगा ओनली, अगर इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट डेटा दे दिया तो ये क्या काउंटेबल रहेगा, रिजल्ट क्या देगा, एरर देगा या क्या देगा, ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए इस टाइप से। तो एग्जैक्टली ये एरर देगा क्या देगा वो हमें देखना है। हमने एंटर किया तो रिजल्ट में भाई ये आपको क्या दे देगा, 0, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं मानता उसको। ओके, इंस्टेड ऑफ काउंट हमारे पास एक और फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए के बारे में हम, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख सकते हो, आपके पास डेफिनेशन आ रही है। क्या डेफिनेशन आ रही है यहाँ पर हमारे पास, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, कि भाई आपका काउंट जो है, काउंट ए वो क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब उन सेल को काउंट करके देता है जो सेल आपकी एम्प्टी नहीं है। फिर चाहे उसमें कोई भी डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा हो, आपका टेक्स्ट डेटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड वाले डेटा को कलेक्ट किया और मैंने रेंज पास कर दी, स्टेटमेंट सेम है जैसे काउंट में थे वैसे ही इसके अंदर आते हैं। आप स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, हमने यहाँ पे काउंट ए दिया तो हमारा डेटा क्या आया, 14 आ गया यहाँ पर पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो काउंट ए क्या करता है, कोई भी डेटा, जितने भी डेटा है वो सारे डेटा आप प्रोसेस करके रख सकते हो, क्लियर। व्हाट इज काउंट ब्लैंक, काउंट ए क्लियर हो गया, काउंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। नॉन एम्प्टी सेल, अगर सेल एम्प्टी होगी तो ये डेटा कलेक्ट नहीं करेगा। तो देखो मेरे पास एक डेटा है जिसमें सेल एम्प्टी है,
कौन सा है? जेंडर वाला। ठीक है, कौन सा डेटा है? जेंडर वाला। जेंडर वाले डेटा में आप देखोगे सेल एम्प्टी, कितनी सेल एम्प्टी है? 3। टोटल डेटा इज 14, आउटपुट इज व्हाट? 11, क्योंकि ब्लैंक सेल को ये काउंटेबल नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं काउंट ब्लैंक पे। काउंट ब्लैंक क्या करता है? बहुत सिंपल सा केस है। काउंट ब्लैंक सिंपली बोलता है कि जो ब्लैंक सेल होगी वो उसको काउंट करेगा। तो मेरे पास भाई पूरे डेटा में सिर्फ यही एक कॉलम मैंने बना रखा था जिसमें मैं टेस्ट कर रहा था कि एग्जैक्टली ये उसको ही काउंट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी मेरे पास टोटल डेटा कितना ब्लैंक है? 3 डेटा जो है वो मेरा ब्लैंक है। तीनों डेटा के बेसिस पे मतलब जो सेल एम्प्टी है सिर्फ उनको काउंट करेगा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं काउंट ब्लैंक पे काम कर रहा था तो सब में वैल्यू वैल्यू बना रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है। तो आपको इस तरीके से एक रेंज इसको पास करके देनी पड़ेगी। आप कॉमा करके सेल पास नहीं कर सकते इसके अंदर। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? कॉमा करके क्या नहीं कर सकते हम? सेल पास नहीं कर सकते। हम एंटर करेंगे तो रिजल्ट इज व्हाट? 3। ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार आप प्रोसेस करोगे आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। ओके, नाउ यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फिर मैं कंडीशनल वाले डेटा पे जाऊं। तो बताओ जगप्रीत। नो सर। सर ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं आता हूँ काउंट इफ पे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेरे पास तो बहुत सारा डेटा है यहाँ पर, डिवाइस मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन ऑन टाइम, नंबर ऑफ एप्स, डेटा यूजेस, एज, जेंडर। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ काउंट करना है आज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काउंट इफ। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो मैंने क्या पूछा है? ये सरमान क्या पूछा है इस वाले क्वेश्चन में? कौन से वाले में सर? ये जो क्वेश्चन येलो कर देता हूँ मैं, ये वाला ओएस हो गया। अच्छा। हाँ सर, जितने भी ओएस वाली कॉलम में एंड्रॉयड है उन्हें काउंट हाँ, करना है। उन्हें काउंट करना है। तो इसमें कंडीशन कितनी हुई? कंडीशन एक ही हुई, कौन सी? इक्वल टू एंड्रॉयड। हम्म, क्या कंडीशन है गाइस इसके अंदर? एंड्रॉयड इज द कंडीशन। अब मेरे को क्या बोला गया कि भाई आप ना टोटल एंड्रॉयड काउंट करके बता दो। तो वो कैसे करेंगे? जब हमारे पास काउंट इफ का कंडीशन समझना, जब मेरे पास क्या है? सिंगल कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यूज कर रहा हूँ उसके लिए? काउंट इफ। तो हमने क्या करा? काउंट इफ यूज किया। हम समझ गए काउंट इफ यूज होगा। काउंट इफ में सबसे पहला पैरामीटर क्या है? रेंज। किसका रेंज देना है हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि आपने काउंट इसी का पूछा है ना। फिर उसके बाद आप क्या दोगे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया या तो सेल में लिखा हो, ये लिखा है, या फिर अगर सेल में नहीं लिखा है तो आप जो भी क्राइटेरिया होता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो, तो आप किस में दोगे? डबल कोट्स के अंदर दोगे। मैंने क्या लिख दिया उधर क्राइटेरिया में? एंड्रॉइड लिख दिया। एंड देन आई प्रेस एंटर। देखो टोटल आउटपुट कितना आया? 12 आया। यहाँ पे डेटा कम है तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे iOS कितने हैं? 2 iOS हैं। आप बहुत आसानी से उसको प्रोसेस करा सकते हो। क्लियर हुआ? वैसे मैंने सेल के साथ में भी प्रोसेस करके बताना चाहता, इसलिए मैंने नीचे एंड्रॉइड लिख रखा है और मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, और मैं यहाँ पर आया, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करा और कॉमा करके मैंने सेल सिलेक्ट कर दी और सेल में मेरा एंड्रॉइड लिखा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कि आप जो भी क्राइटेरिया दे रहे हो वो क्राइटेरिया आपका कैपिटल लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, कि कैमल केस में हो, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, चाहे जैसे भी केस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा काउंटेबल रहेगा। ठीक है, तो केस सेंसिटिव नहीं है ये। क्लियर हुआ? काउंट इफ कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सिंगल कंडीशन होगी। ओके, क्लियर? कोई डाउट?
सर ओके, अब हम जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो हिमांशु बताओ इस वाले क्वेश्चन का आउटपुट क्या है? हम बोल रहे हैं हेलो हाँ जी, सर, ऊपर हमने सिर्फ नाम लिख दिया, इक्वल टू यूज नहीं करा। इक्वल टू यूज नहीं का, हाँ इक्वल टू यूज करने की जरूरत नहीं है। सर अगर ग्रेटर मान देन लेस देन वाला लो जो पोर्शन होता है ना उसमें रहता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? इक्वल टू यूज करें तो, राइट? तो हमने काउंट इफ करा, दिस इज माय रेंज, डबल कोट्स, इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम? एंड्रॉइड। रिजल्ट तब भी आपका सेम रहेगा। ओके, हम इक्वल टू यूज नहीं करते। अगर कंपैरिजन वाली बात आती है ना तो डबल कोट्स के अंदर करके या सेल पास कर देते हैं, तो हमें उसमें इक्वल टू यूज करने की कंपलसरी मतलब नीड नहीं है। ओके, बट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस आता है ना, तो उसमें आपको साइन लगाना पड़ता है। इक्वल टू वाले में आपको बेनिफिट होता है। ओके, हाँ जी। अब हिमांशु ये बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या, आउटपुट क्या है? आउटपुट इन द सेंस इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब कितने हमारे पास वो है, क्या कंडीशन कितनी है इसके अंदर? सर दो है इसमें। कौन कौन सी? सर एक तो वो एंड्रॉइड वाली और एक ग्रेटर ओके, देन वाली। ग्रेटर देन वाली। तो ग्रेटर देन किस कौन सी वाली कंडीशन से आ रहा है? स्क्रीन टाइम से। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन एक होती तो हम क्या लगा देते? काउंट इफ। बट हमारे पास कंडीशन ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? काउंट इफ्स। तो आप एक चीज देखना कि जब भी मैं कोई भी फंक्शन लगा रहा हूं तो एक तो मैं क्वेश्चन देख के समझ रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन उसमें लग सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसमें यही वाला फंक्शन लगेगा, दूसरा वाला फंक्शन नहीं लगेगा? तो बहुत सिंपल सा है गाइस, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि कौन सा फंक्शन लगेगा। और हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस चीज पर रहता है वो फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है। तो काउंट टाइप्स वाला फंक्शन हमारे लिए क्या कर रहा है? क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को काउंट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। अब मेरे पास सबसे पहला पैरामीटर क्या दिया है? क्राइटेरिया रेंज 1। इसका मतलब होता है आप कोई भी क्राइटेरिया ले लो, जो क्राइटेरिया आपको फर्स्ट सर्च आउट करना है। मेरे को क्या सर्च आउट करना है? एंड्रॉइड। मैंने कॉमा किया तो क्या दिया मेरे को? दूसरा पैरामीटर यहाँ पे बोल्ड हुआ, कौन सा? क्राइटेरिया। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया, क्या? एंड्रॉइड। ओके, नेक्स्ट कॉमा किया तो फिर से उसने बोला क्राइटेरिया रेंज 2। आपके पास दूसरी भी रेंज है ना, कौन सी रेंज देनी है हमें? स्क्रीन टाइम की। तो हमने स्क्रीन टाइम पे गए और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने दे दिया आपको क्राइटेरिया रेंज। क्या क्राइटेरिया देना है? डबल कोट्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, डबल कोट्स ग्रेटर देन 5 ये दिया। अभी सही है? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस जगप्रीत, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके मंशु, नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? नो सर। चलो ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ गया आपके पास? ठीक है, 6, जिनका एवरेज टाइम क्या है? 6 5 से ज्यादा है। ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल मेल काउंट आपको निकालना है, टोटल फीमेल काउंट आपको निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन बस एक छोटा सा है, वो आप में से कोई भी मेरे को गाइड करेगा, कौन करेगा वो? इनिशिएटिव ले लो अभी तुरंत, परी और वैभव को छोड़ के, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको पता है कैसे करना है वो सब चीजें। क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर उसके बाद बताना। बताओ कौन ले रहा है इनिशिएटिव? अच्छा, क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक से पूछूंगा, जगप्रीत इस क्वेश्चन में करना क्या है मन को, ये बताओ। प्रीत,
सर मेल काउंट करने हैं टोटल और जो डाटा है वो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। यस हिमांशु बताओ फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? सर काउंट इफ्स यूज होगा, काउंट टेक्स्ट यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर इसमें मल्टीपल कंडीशंस है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले रेंज किसका लूं? सर इसके अंदर सबसे पहले मेल काउंट का लोगे, जेंडर तो का। मैंने डेटा यूजेस का रेंज पहले ले लिया तो कोई दिक्कत होगी? किसका सर? मैंने आपने बोला मेल काउंट का रेंज लूंगा मैं पहले, हाँ अगर सर। मैंने डेटा यूजेस का रेंज पहले ले लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, क्योंकि वो ग्रेटर देन यूज करना पड़ेगा ना 1000। फिर तो वो अगर पहले मैं को उल्टा देखेगा। लगा दूं, मैं पहले इस रेंज को लेके इसकी कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 1000, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा। हेलो। हाँ, हाँ सर पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? सर वो पहले ये देखेगा किसमें ज्यादा है और फिर बाद में मेल देखेगा। तो रिजल्ट तो सेम ही निकालेगा ना तब भी। सर आप शायद स्टेट निकाल आप सकते। अपना खुद का स्टेटमेंट चेक करना। देखो इसको कैसे चेक करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। आप हिमांशु आपने बोला कि पहले वो 1000 वाले डेटा को शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है? सपोज 1000 के इसके पास 6 आए, 6 के बाद वो उन 6 में ढूंढेगा कि मेल कैंडिडेट कौन से हैं। तब हाँ भी वो सर। किसको शॉर्टलिस्ट करके दे रहा है? जो 1000 और मेल में है, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 और मेल वाले हैं। हाँ सर। अगर मैं मेल को पहले लेता तो वो क्या करता, मेल को शॉर्टलिस्ट करता, पहले सारे मेल उठा लेता हाँ और सर। उनके डेटा यूजेस देखते हैं जिनके 1000 से ज्यादा है। तो दोनों केस में आउटपुट सेम आएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 1000 वाली रेंज मतलब डेटा यूजेस की रेंज पहले लोगे या फिर आप मेल जेंडर की जो रेंज है वो आप पहले लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक मैंने है। ये साइड वाला क्यों यूज किया गाइस, इसलिए यूज किया क्योंकि इस बार वाले में मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है उसको। और डबल कोट्स करके हम क्या दे देंगे इधर, मेल। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, आपका मेल कैपिटल हो स्मॉल हो, अभी कोई केस सेंसिटिव वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम नहीं करेगा। ये आपको टोटल काउंट करके दे देगा। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है? तो अभी मैं इसी पे रुकूंगा, लेकिन मेरे दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दोनों के दोनों। यहाँ पे आपको टोटल मेल काउंट टोटल फीमेल काउंट निकालना है, और ये जो है मेल परसेंटेज और फीमेल परसेंटेज निकालना है। समझे? मतलब इस पूरे डेटा में, इतने से डेटा के अंदर मेल का परसेंटेज कितना है और फीमेल का परसेंटेज कितना है। ओके, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? ये आपको निकालना है। क्लियर है? तो ये शीट मैं आपको दूंगा गाइस, इसमें और भी शीटें लगी हुई है, आपको दिखेंगी। मैं आपको ये शीट एज इट इज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी हम आगे जो नेक्स्ट कल जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आगे वाली चीजें कंसिडर करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है अभी किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हिमांशु, अरमान एंड जगप्रीत, प्लीज आप लोग एक बार है ना महिमा से बात कर लेना कि आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उनके पास एक्सेस है ग्रुप का। अगर वो ऐड कर दिया है तो मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक सर। है, इंडिविजुअल भेजना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। हम लोग एक ग्रुप हैंडल करते हैं व्हाट्सएप पे, उसी पे हमारी क्वेरीज और उसी पे सारी चीजें चलाते हैं। ओके, तो ओके ये सर। फाइल्स वगैरह सब आपको उसी पे मिलेगा। ओके, ठीक है, कोई क्वेरीज तो नहीं है? बताओ। ठीक है, कोई क्वेरीज नहीं है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप लोग से कोई रिस्पॉन्स मतलब यस नो नहीं आया था। सर ये जो काउंट इफ है ये एंड ले रहा है या और ले रहा है? ये अभी कोई कंडीशन नहीं ले रहा। आप अगर एंड और लूंगा तो जब आप यहाँ पे ऑपरेटर्स देखोगे तो मेरे को यहाँ पे जैसे एंड ऑफ फंक्शन लगा हुआ है ना, आपको एंड और फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अभी वहां पर कोई लॉजिकल कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके,
ठीक है। सो गाइस आप लोग एक बार कंफर्म करा देना, और जो भी बात करे महिमा से, जैसे हिमांशु या आप लोग दोनों में से कोई भी बात करेगा, तो प्लीज आप दोनों इन्फॉर्म कर देना उनको कि है ना, एक बार मैसेज डाल दे कि शीट शेयर करने के लिए, उसमें जैसे वो ऐड कर दें तो मैं यहाँ से शीट आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको ये शीट मिल जाएगी एंड आप उसको देख सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। ये ठीक है गाइस, चलो